1907 ओक्लाहोमा। एक गरीब काली लड़की सूनी सी जमीन पर बैठी है जिसे सब बेकार समझते हैं, लेकिन वही है जिसे जमीन के नीचे तेल की गरजती नदी सुनाई देती है। उसका नाम है सारा रेक्टर और अपनी जमीन बचाने की लड़ाई में उसे लालची ऑयल वालों, टेढ़े कानूनों और यहाँ तक कि किलर तक से भिड़ना पड़ेगा। ओक्लाहोमा जब स्टेट बना तो क्रीक फ्रीडमैन के वंशजों को सरकार से जमीन मिली। सारा को भी एक टुकड़ा अलॉट हुआ, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि इसके साथ क्या करना है। सब कहते थे जमीन बेकार है, बस तूफान और सांपों के काम की। उसके पिता तो जमीन बेच देना चाहते थे, लेकिन एक दिन सारा को अपने खेत के नीचे से तेल की तेज बहती आवाज सुनाई दी। उसके माँ बाप ने यकीन नहीं किया, ऊपर से उनके पास टैक्स भरने के लिए $30 भी नहीं थे। फिर भी सारा अड़ी रही, भगवान ने मुझे कान दिए हैं सुनने के लिए, ये जमीन भी किसी वजह से दी है। सारा और उसके पिता जो मस्कोगी में अलग अलग ऑयल कंपनियों के चक्कर काटने लगे। कोई भी काले आदमी को ऑफिस में अंदर तक नहीं आने देता, सब धक्के देकर निकाल देते। पैन ओक्लाहोमा पेट्रोलियम में तो जो को कूड़ा उठाने वाला समझ लिया गया। उधर सारा प्यास से परेशान वाइट ओनली कैफे में घुस गई। वहां एक आदमी ने उसे पानी की जगह नींबू पानी दिया, लेकिन जैसे ही वो पीकर गई, वेट्रेस ने उसका कप कपड़े से उठाया और तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ जो के हाथ में कचरा थमा दिया गया। वो बोला, मैं कूड़ा लेने नहीं आया, मैं पूछने आया हूँ कि आप मेरी बेटी की जमीन पर तेल खोदेंगे या नहीं। तभी सारा अंदर आ गई। मेरे पास 160 एकड़ जमीन है और उसके नीचे तेल है। उसने मैप पर अपनी जमीन तक दिखा दी। उसे मैप पढ़ना आता था। कंपनी का बिग जिम उनके साथ जमीन देखने गया। उसने साफ कहा, यहाँ ड्रिल करना रिस्क है, बहुत पैसा, बहुत समय, सैकड़ों फीट ड्रिलिंग लगेगी। सारा ने सीधा जवाब दिया, पहले जमीन लीज करो। जिम उसके कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस हुआ और अपना स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट निकाल लाया, 6 महीने के लिए 50 सेंट प्रति एकड़। लेकिन सारा जानती थी रेट $1 है। उसने एक 8वां रॉयल्टी भी मांगी। जिम ने कहा, ठीक है, अगर गशर निकला तो तुम्हें 8 पॉइंट्स दूंगा। सारा ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़कर साइन किया और बाद में जो को आराम से रॉयल्टी समझा भी दिया। अगले 3 महीने पैन ओक कंपनी ने जी जान से ड्रिलिंग की। फिर बिग जिम ने हार मानते हुए कहा, हम खाली हाथ लौटे, ये मशीनें भी रख लो, इन्हें ले जाना हमें महंगा पड़ेगा। सारा अंदर से टूट सी गई। कुछ दिन बाद एक आदमी उनके घर आया जमीन खरीदने। उसने जो से कहा, चलो मर्दों की तरह बात करते हैं। जो ने सारा को दूर जाने कहा। सारा जाते जाते बुदबुदाई, जमीन मेरी है। वो किनारे खड़ी सब सुनती रही। आदमी ने $2 प्रति एकड़ ऑफर दिया। जो बोला, काउंटी ऑफिस ने तो $3 बताया। वो भड़क कर बोला, तू मुझ पर चढ़ रहा है क्या? जो ने कहा, ये मेरी बेटी की जमीन है, थोड़ा तो मुनाफा बनना चाहिए। तुरंत ऑफर $6 प्रति एकड़ कर दिया गया। जो बोला, ऑफर ठीक है, पर मुझे पहले अपनी बेटी से पूछना होगा। ये सुनते ही खरीदार मुड़कर चला गया। सारा समझ गई ये आदमी पैन ओक ने भेजा है, इन्हें कुछ जरूर मिला है और अब पूरी जमीन हड़पना चाहते हैं। सारा की माँ रोज तुरंत जमीन का कागज निकाल लाती है। वो कहती है, गोरे लोगों के पास अगर ये कागज हो तो जमीन पर उनका हक हो जाएगा। पूरा परिवार डीड घर पर ही छुपाने निकलता है। तभी दूर से एक कार आती दिखती है। सब छुप जाते हैं। बंदूकधारी आदमी घर में घुसते हैं और डीड ढूंढने लगते हैं। सारा का कुत्ता ब्लू भौंकते हुए उन पर टूट पड़ता है और वो उसे गोली मार देते हैं। जाते जाते उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये सुनकर बिग जिम अपने ही आदमियों पर भड़क उठता है। अब इन्हें पता चल गया कि हमें ये जमीन चाहिए। उधर घायल ब्लू कहीं भाग जाता है। सारा रोते रोते कहती है, ये डीडी का अभिशाप है, अब ये हमें भी गोली मार देंगे। रोज उसे याद दिलाती है, ये वही जमीन है जिसके बारे में तुमने कहा था कि भगवान ने तुम्हें किसी वजह से दी है। अगले दिन सारा ब्लू को ढूंढने निकलती है। उसे सिर्फ उसका पट्टा मिलता है। तलाशते तलाशते वो एक ऑयल कैंप में जा पहुंचती है। वहां के खुरदरे मर्दों के बीच की उसे डर नहीं लगता। वहीं उसकी मुलाकात फिर से बर्ड से होती है, वही आदमी जो कैफे में था। सारा कहती है, हम कैफे में मिले थे, आप पेपर में नाम घेर रहे थे। बर्ड का पार्टनर मेस कहता है, हाँ वही होगा। बर्ड खुद को फाइंडर और वाइल्ड कैटर कहता है। सारा उसे समझाती है, मेरी जमीन के नीचे तेल है, पैन ओक ने लीज लिया, झूठ बोला कि जमीन ड्राई है, फिर एक धंधेबाज भेजा जो $6 प्रति एकड़ में पूरी जमीन खरीदना चाहता था। उसे ऐसा पार्टनर चाहिए जो सच में तेल निकाले। बर्ड हंसकर कहता है, गुड लक विद दैट हनी बी। ये सुनकर सारा तिल मिला जाती है। मैं तुम्हें बिजनेस प्रपोजल दे रही हूँ और तुम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो। बर्ड दोबारा सोचता है और जमीन के बारे में पूछता है। वो मानता है कि उसके पास अपना ड्रिलिंग वाला सामान नहीं है। सारा बोलती है, कोई बात नहीं, पैन ओक अपना सारा सामान मेरी जमीन पर छोड़ गया है। ये सुनकर बर्ड तुरंत मेस को लेकर निकलने लगता है, लेकिन सारा उसे रोक लेती है। पहले हमारे बीच की डील तय करते हैं, वो कहती है।
दोनों 50-50 का बंटवारा तय करते हैं और हाथ मिला लेते हैं। टॉप ग्रेड मशीनें देखकर बर्ट खुश हो जाता है। जमीन काफी बढ़िया लग रही है, वो कहता है। क्लासिक एंटीक्लाइन डोम। उसे सारा के माँ बाप की भी इजाजत मिल जाती है और वो ड्रिलिंग शुरू करता है। पैन ओक पहले ही 1000 फीट तक खुदाई कर चुका था। वहां से हटने के बाद नए लोगों ने उस रिग के नाम रख दिया साराज ऑयल। एक दिन बातों बातों में बर्ट सारा को बताता है कि वो और मेस पहले सोना चांदी में लगे थे, अब तेल के पीछे भाग रहे हैं। सब कर चुके हैं हम, वो कहता है। एक बार एक कुएं से 70,000 बनाए और अगला कुआं सूखा निकला तो सब डूब गया। उन्हें यकीन है कि यहाँ तेल है, बस ये नहीं पता कितना। तभी बिग जिम आ जाता है। मेस भागकर घर के अंदर बंदूक लेने जाता है। जिम ऐलान करता है, ये जमीन मेरी है, 20 मिनट में जगह खाली कर दो। वो लीज निकाल कर दिखाता है जिसकी तारीख उसने खुद बदल दी होती है। सारा बोलती है, ये तो स्कूल में बच्चों की नकल से भी घटिया काम है। बर्ट जिम पर बंदूक तान देता है। जिम उसे बंको मैन कहता है, यानी जो औरतों को बेवकूफ बनाकर पैसा उड़ाता है। फिर वो सारा को $20 प्रति एकड़ ऑफर देता है, पर वो साफ कहती है, मैं जमीन नहीं बेच रही। जिम के आने से बर्ट को समझ आ जाता है कि यहाँ बहुत तेल है और अब वो लड़ने को तैयार है। थोड़े वक्त बाद ड्रिलिंग के दौरान मशीन गड़बड़ाने लगती है। बर्ट मेस से कहता है मशीन बंद कर दे वरना उड़ जाएगी। मेस चेक करके बताता है कि मशीन फंस गई है। वे करीब 1500 फीट नीचे हैं, आगे रास्ता बंद लग रहा है, शायद कूड़ा छोड़ना पड़े। मेस चट्टाने उड़ाने के लिए डायनामाइट लगाने का सुझाव देता है, लेकिन बर्ट को ये बहुत रिस्की लगता है और बोलता है इसमें बहुत ज्यादा विस्फोटक लगेंगे। सारा झुंझला जाती है, इसीलिए तुम लोग हमेशा सूखे कुएं निकालते हो, इतनी जल्दी हार मान लेते हो। मेस वॉल हुक का आइडिया देता है, पर वो आधी बार ही काम करता है, मुश्किल से मिलता है और महंगा है। सारा बोलती है, मेरी टीचर कहती है जिंदगी में हर चीज की कोई कीमत होती है। हमारे पास यहाँ क्या है जो काम आ सकता है? बस बर्ट के दिमाग में आइडिया चमकता है। वो सारा और मिट्टी का सैंपल लेकर एक जियोलॉजिस्ट के पास टेस्ट कराने जाता है। फीस $10 होती है। बर्ट जेब जेब छानकर पैसे जोड़ता है। रिपोर्ट में कुछ घंटे लगने वाले हैं। इंतजार में उसकी मुलाकात एक ऐसी औरत से हो जाती है जिसे वो पहले भी घुमा चुका था। उसने उसे उसके मर चुके पति के नाम पर छोटे छोटे ऑयल लीजेस का झांसा दिया था और अब फिर मीठी बातें करके डिनर पर बुलवा लेता है। थोड़ा बाद जियोलॉजिस्ट लौटकर कहता है कि तेल तो है, पर कुछ 1000 फीट और नीचे, वो भी घटिया क्वालिटी का, नमक मिले पानी से खराब। ये सुनकर बर्ट और सारा उदास हो जाते हैं, लेकिन बर्ट को कुछ गड़बड़ लगती है। जैसे ही जियोलॉजिस्ट बाहर निकलता है, बर्ट उसे पकड़कर पूछता है, कहाँ जा रहे हो? वो बताता है वो ये सैंपल पैन ओक को देने जा रहा है, उन्होंने उसे खरीद लिया है। अब असली टेस्ट की जरूरत है। बर्ट शहर में एक बुजुर्ग का नाम लेते हुए बातें बातों में नस्ल भेदी शब्द बोल देता है। सेरा तुरंत भड़क जाती है। बर्ट को अपनी गलती समझ आती है और वो माफी मांगता है। सेरा कहती है, कुछ लोगों की जबान से ये बातें अपने आप निकल जाती हैं। बर्ट कहता है, पर मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। वो बताता है, आगे जो शहर है टैफ्ट, वो काले लोगों का शहर है, मेरा शहर। वहाँ वे एक खुद सीखे जियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो शेखी बघारता है, जितने भी जिंदा जियोलॉजिस्ट्स हैं, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। वो सिर्फ $5 लेता है। बर्ट और सेरा टेस्ट का इंतजार करते हैं। रिपोर्ट आते ही बूढ़ा जोश में आ जाता है। मैंने ऐसा सैंपल कभी नहीं देखा, वो कहता है। डेंसिटी जबरदस्त, ग्रेविटी रीडिंग 40 डिग्री, सबसे हल्की, क्रूड इतना साफ कि ये फील्ड पूरे ओक्लाहोमा का सबसे अमीर तेल क्षेत्र बन सकता है। मतलब सेरा के पास ट्रेन भर भर कर तेल है, लेकिन कुआं फंसा हुआ है और उसे बचाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। मेस मजाक में कहता है, कहें तो बैंक लूटने चले अब। अगले दिन बर्ट लोन लेने बैंक पहुंचता है। वो सैंपल दिखाकर वॉल हुक के लिए $2000 मांगता है। बैंक मना कर देता है। उनका कहना है, जाम हुए कुएं पर लोन लेना बहुत रिस्की है। बाहर निकलते ही बर्ट कैफे के बाहर बैठी कुछ विधवा औरतों पर लाइन मारने लगता है। उन्हें एक एक करके अंदर ले जाता है। सेरा दूर से सब देख रही होती है। आखिर वो आगे बढ़कर कहती है, मैं बर्ट की बिजनेस पार्टनर हूँ, और सीधा डील रख देती है। हमें नया इक्विपमेंट चाहिए और बहुत महंगा है, वो औरत को समझाती है। ऊपर से ये भी जोड़ती है कि दूसरी औरत के बारे में, वो भी ठीक है, पर मुझे नहीं लगता उसे बर्ट तुम्हारी जितनी पसंद है, ताकि बात पक्की हो जाए। ये सब देखकर वेट्रेस मार्शल को बुला लेती है। बर्ट और सेरा जैसे ही मार्शल को आते देखते हैं, दोनों उठकर निकल जाते हैं। बर्ट फिर धमाका करने वाला सामान खरीदता है।
सामान बेचने वाला आदमी सैरा की तरफ देखकर कुछ नस्लभेदी बोलने ही वाला होता है कि बर्ट उसे घुसा मार देता है। ये मेरी साथ है। घर लौटने पर मार्शल बुरी खबर लेकर आता है। क्रीक नेशन के 2 बच्चों की नींद में ही हत्या हो गई है। वो सिर्फ सबको आगाह करने आया है। सैरा अंदर जाकर फूट फूट कर रो पड़ती है। वो बच्चे उसके साथ स्कूल में पढ़ते थे। रोज घबरा जाती है। उसे लगता है उसकी बेटी भी खतरे में है। वो बर्ट से कहती है, मेरी बेटी ही मेरी जमीन की नमी और मेरी जिंदगी की धूप है। उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अगली सुबह मेस बर्ट से पूछता है, तूने उन विधवा औरतों को उनके पैसों के बदले क्या वादा किया? जितना तेरे पास है उससे ज्यादा ही दिया होगा। ऐसी डील में सीधा जेल होती है। बर्ट कहता है, हमें पैसे चाहिए थे और मैं ले आया। अब काम पर लग जल्दी। वे फिर इंजन चालू करते हैं। सब खुश होते हैं कि मशीन फिर चल पड़ी, लेकिन दिक्कत खत्म नहीं होती। मशीन दोबारा फंस जाती है। उसी वक्त कई गाड़ियां वहां आकर रुकती हैं। पैन ओके के वकील उतरकर सैरा के हाथ में कागज थमाते हैं। वो कानूनी नोटिस है। उन्हें अपना सारा सामान वापस चाहिए और पूरे तेल पर भी दावा है। उनका कहना है कि सैरा ने जो सब लीज साइन की थी उसकी गलत व्याख्या कर उन्हें जमीन से जबरन हटाया। बर्ट हंस पड़ता है। एक 11 साल की लड़की ने तुम्हें बाहर फेंक दिया? वो ताना मारता है। फिर कहता है, तुम पैनों के वालों में से कोई भी हमारे प्लॉट पर पैर रखेगा तो गोली चलेगी। अकेले में वकील बर्ट से कहता है कि मालिक की तरफ से बहुत अच्छा ऑफर है और इशारा करता है कि नहीं माने तो केस कोर्ट में सालों अटका रहेगा। बर्ट बिना सुने ही ऑफर ठुकरा देता है। जवाब में वे उसकी जमकर पिटाई कर देते हैं। कुछ देर बाद बर्ट बिग जिम की कार में बैठा होता है। जिम कहता है, कमाल का धंधा है अपना, लेकिन उस छोटी लड़की को इतने पैसों का क्या करना है? वो दावा करता है कि कोर्ट अब अनपढ़, नाबालिग, पहले गुलाम रहे परिवारों के मामलों से तंग आ चुकी है और सरकार अब गोरे गार्डियन ही चाहती है। प्लान साफ है। बर्ट सैरा का गार्डियन बनेगा और फिर जमीन पैनोके को बेच देगा। बर्ट थोड़ा सोचकर 15 पॉइंट मांगता है। जिम कहता है कि रिवाज में 12.5 रॉयल्टी मिलती है। बर्ट जवाब देता है, अगर तुम्हें मुझसे इस लड़की के साथ धोखा करवाना है तो कीमत भी उसके लायक रखनी पड़ेगी। जिम मान जाता है। इसके बाद बर्ट सैरा के घर जाकर कहता है कि सब लोग बंदूकें उठाकर यहाँ से निकल जाएं। डरी हुई रोज कहती है, अगर उन्हें जमीन चाहिए तो ले जाने दो। उसे बस अपनी बेटी की जान प्यारी है। बाद में बर्ट मेस को पैन ओक वाली डील बताता है। उन्हें 15% हिस्सा मिलेगा और सैरा की माँ वैसे भी यहाँ से जाना चाहती है। कुआं जाम हो चुका है, वो कहता है। बेहतर है बड़े लोग आएं, नया कुआं खोदें और हम हिस्सा ले लें। लेकिन मेस सैरा के भरोसे के खिलाफ जाने को तैयार नहीं होता। बर्ट तर्क देता है, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहाँ कोई भी काली लड़की को इतनी बड़ी दौलत रखने नहीं देगा, और वैसे भी बाद में मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। उधर जब सैरा का परिवार घर लौटता है तो उनका कुत्ता ब्लू वापस मिल जाता है, जिंदा। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसी रात रोज सैरा से पूछती है, अगर पहले पूछती तो तुम ब्लू को वापस लाने के लिए क्या क्या दे देती? सैरा कहती है, सब कुछ। रोज फिर पूछती है, अब भी ऐसा ही सोचती हो? उसे ब्लू की वापसी किसी इशारे की तरह लगती है। अगले ही दिन बर्ट सैरा से गार्डियनशिप के पेपर साइन करवाने आ जाता है। सैरा हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, इससे तुम मेरी जिंदगी के बॉस बन जाओगे। बर्ट समझाता है, मुझ पर भरोसा करो, मुझे सिस्टम पता है और उसे कैसे चलाना है भी। साइन करते समय सैरा अपने माता पिता की तरफ देखकर पूछती है, ये सब इसलिए है ना कि आप लोग मेरी हिफाजत कर सको? बर्ट हाँ कहता है और सैरा साइन कर देती है। अब सब कागज चेक करने के लिए कोर्ट में सुनवाई होनी है। सैरा पहले की तरह बर्ट से हाथ मिलाती है और वो चला जाता है। लेकिन जो को अभी भी बर्ट पर भरोसा नहीं है। वो सोचता रहता है, ये आदमी हमेशा दौलत के पीछे भागा है, क्या ये सच में भरोसे के लायक है? सैरा को लगता है वो ठीक है, लेकिन उसके पापा को यकीन नहीं। रोज बीच में ही कह देती है, मेरे किचन टेबल पर ये बहस नहीं होगी। हम किसी के दिल के अंदर नहीं देख सकते, लेकिन कल कोर्ट में हम सर ऊंचा करके अंदर जाएंगे। इसका मतलब है कि सैरा को खुद जज के सामने बोलना पड़ेगा। रोज उसे दिलासा देती है, खुदा खुद तुम्हें सही बातें याद दिलाएगा। कोर्ट के बाहर काफी ब्लैक लोग इकट्ठा होते हैं सैरा के समर्थन में और वाइट गार्डियन वाले कानून के खिलाफ, क्योंकि कई गार्डियन अपने ही बच्चों से ऑयल वाली जमीन हड़प रहे थे। अब सबको पता चल चुका है कि सैरा की जमीन के नीचे तेल है। सैरा कोर्ट पहुंचती है। एक औरत, मिस बार्नर्ड, उसकी वकील बनकर खड़ी होना चाहती है, लेकिन जज उसे बैठा देता है। जज सैरा से सवाल करता है तो वो पूछती है, मेरे माता पिता गार्डियन क्यों नहीं बन सकते? स्टेट ने ये जमीन मुझे मेरे पुरखों की वजह से दी है।
वो कहती है, जब यहाँ सिर्फ झाड़ियाँ और छिपकलियाँ थीं, तब ये ज़मीन मेरी थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि यहाँ तेर है, सबको लगा ये उनकी है और मुझे ज़बरदस्ती एक वाइट गार्डियन रखना पड़ेगा। उसे बस अपना हक बचाना है। क्या कानून इसीलिए नहीं बना? वो पूछती है। कोर्ट में बैठे ब्लैक लोग जोर जोर से उसका समर्थन करते हैं। फिर भी जज सुनवाई खत्म करके गार्डियनशिप बर्ट के नाम कर देता है। बर्ट के दिमाग में अब सिर्फ सौदे चल रहे हैं। बाहर निकलते ही जो उससे पेपर्स की कॉपी मांगता है। मिस बार्नेट कहती है कि वो सारे हिसाब किताब पर नजर रखेगी। बर्ट डॉक्यूमेंट दे देता है और सैरा से बस इतना कहता है, बस मुझ पर भरोसा रखो। फिर वो सीधा बिग जिम के ऑफिस जाता है। वो कहता है, मुझे 15 पॉइंट चाहिए, सिर्फ उसकी जमीन पर नहीं, आसपास की हर जमीन पर। बर्ट जानता है सैरा के तेल की क्वालिटी 40.6 ग्रेविटी की है और बिग जिम चुपचाप आसपास की जमीनें खरीदकर सब तेल अपने नाम करना चाहता है। बिग जिम शर्तें मान लेता है। बर्ट कहता है, और उसकी जान की सुरक्षा भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। सैरा बर्ट को पैन ओक के ऑफिस में घुसते देखती है तो तुरंत उससे जा टकराती है। आपने कहा था मेरे साथ सही करेंगे। बर्ट बोलता है, मैं वही कर रहा हूँ, मेरा प्लान है। ऑयल का धंधा सख्त है, तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा। सैरा शांति से जवाब देती है, ये मेरे हिस्से की बात नहीं है, ये आपकी रूह की बात है मिस्टर बर्ट स्मिथ। थोड़ी देर बाद मेस सैरा के परिवार को घर छोड़कर वापस जा रहा होता है। रास्ते में उसे झाड़ियों के पीछे छुपी गाड़ी दिखती है। वो पैन ओक के आदमी हैं। वे बंदूकें तान देते हैं। मेस भी बंदूक निकालता है, पर सामने दो लोग होते हैं। वे उसे गोली मार देते हैं। गोलियों की आवाज़ सुनकर रोज बच्चों से कहती है, सीधे क्रीक नेशन की तरफ भागो। पैन ओक के लोग अब उनके घर के बाहर हैं। रोज चाकू उठा लेती है और जो अपनी बंदूक। कुछ देर बाद बर्ट पैन ओक के आदमियों को वहां से जाते देखता है। तभी मिस बार्नर्ड, एक पत्रकार, मिस्टर फेयर को लेकर सैरा से मिलने आती है। बर्ट भी साथ चल पड़ता है। घर पहुंचते ही जो बंदूक लेकर बाहर आता है, वो बताता है कि पैन ओक के लोग सैरा को मारने आए थे और गोलियां चलाकर ही उसने उन्हें भगाया। बर्ट मेस को ढूंढने निकलता है और बस उसकी लाश मिलती है। मिस बार्नर्ड कहती है, अब अगली बारी सैरा की है। जमीन पर उनका कागजी हक बन चुका है और वे उसे मार देना चाहते हैं ताकि मेरे जैसे लोग फिर से कोर्ट में जाकर सब उलट न दें। बर्ट सुझाव देता है कि वे जज के पास जाकर गार्डियनशिप कैंसिल करवाकर मिस बार्नर्ड को गार्डियन बना दें, लेकिन इसके लिए पहले सैरा को ढूंढना जरूरी है। उधर सैरा, उसका छोटा भाई और ब्लू तीनों साउथ रीम में अपने लोगों का इंतजार कर रहे हैं, जैसे उनकी माँ ने कहा था। पैनोक के आदमी क्रीक की जमीन पर घुसकर पूछते हैं, कोई रंग की लड़की दिखाई दी क्या? हमें बस वही लड़की चाहिए। किसी ने जवाब नहीं दिया तो वे आगे निकल गए। सैरा मन ही मन दुआ करती है, मेरी मदद करो जीसस। थोड़ी देर बाद उसे एक गाड़ी आती दिखती है, लेकिन वो पैनोक के गुंडे ही होते हैं। सैरा भाई से कहती है, भागो। वे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, पर उसी वक्त ट्राइबल पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस के ठीक पीछे सैरा का परिवार भी वहां पहुंचता है। रोज अपने बच्चों से लिपट जाती है। वहीं सैरा को पता चलता है कि मेस मारा जा चुका है। बर्ट उससे सबके लिए माफी मांगता है। मिस बार्नर्ड दोबारा जज के पास जाती है। वो दलील देती है कि सैरा की गार्डियनशिप पर फिर से विचार होना चाहिए और पूरा अमेरिका देख रहा है, जबकि एक लड़की की जान पर बनाई है। जज पेपर दोबारा ध्यान से देखता है और एक बड़ी गलती पकड़ता है। बर्ट असल में टेक्सास का है, ओक्लाहोमा का रेजिडेंट नहीं, फिर भी खुद को वहीं का बता रहा था। वो अपनी फुल रेजिडेंसी साबित नहीं कर पाता, इसलिए गार्डियनशिप अपने आप खत्म हो जाती है। सैरा तुरंत मिस बार्नेट को अपना नया गार्डियन चुनती है। जज मान जाता है और कहता है कि वो पैन ओक को आधिकारिक तौर पर यह खबर भेज देगा, लेकिन सबको आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना होगा। अब बर्ट के पास पैन ओक को हमेशा के लिए रोकने का नया प्लान है। वो डायनामाइट लेकर आता है। रोज पूछती है, ये सब किस लिए? बर्ट बताता है, इस डायनामाइट को हम लगभग 1000 फीट नीचे दबा देंगे। या तो कुआं खुद पर गिर जाएगा या वो सब बाहर आएगा जिसका हम इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। अगली सुबह बिग जिम सफेद झंडा लेकर सैरा की जमीन पर आता है और कहता है कि वो बस बात करने आया है। बर्ट उसे अंदर आने देता है। रोज दोनों बच्चों को छुपा देती है। बिग जिम पूछता है, तुम लोग जंग चाहते हो? जो शांति से कहता है, नहीं, बस यहाँ से चले जाओ। बिग जिम की कार में छुपा मशीन गन होता है। अचानक वो फायरिंग शुरू कर देता है। सब लोग छुप जाते हैं। उसी दौरान सैरा डायनामाइट वाला चार्ज कुएं में फेंक देती है। जमीन हिलने लगती है और काले तेल का विशाल फव्वारा आसमान तक उठ जाता है। सैरा खुशी से भागकर उस फव्वारे के पास जाती है। बिग जिम चिल्लाता है, ये तेल मेरा है।
वो बंदूक निकालता है लेकिन बर्ट उसे रोकता है और बताता है कि उसने आसपास के कुओं में भी डायनामाइट लगा दिया है। जैसे ही बिग जिम सैरा पर निशाना साधता है, जो गोली चलाकर उसके हाथ से बंदूक गिरा देता है। पुलिस आ जाती है और बिग जिम को पकड़कर ले जाती है। सैरा अपने तेल को देखते देखते खुशी से नाचने लगती है। उसका सपना आखिर पूरा हो जाता है। कुछ समय बाद सब लोग जश्न मना रहे हैं। तभी वो विधवा औरत आ जाती है जिससे बर्ट ने पैसे उधार लिए थे। अब उसके कर्ज की वजह से बर्ट को जाना पड़ रहा है। सैरा उसे जाते देख पूछती है, आप कहाँ जा रहे हो? बर्ट बताता है कि अब उस विधवा के पास उसके हिस्से का 2.5 गुना मालिकाना हक है। सैरा जिद करती है, हम पार्टनर हैं, मैं मदद करूंगी। लेकिन बर्ट उसके पैसे लेने से साफ मना कर देता है। वो कहता है सैरा ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, खासकर जब उसने उसकी रूह की बात छेड़ी। ऐसी बात किसी ने उससे कभी नहीं की थी। मैं एक खजाना ढूंढने वाला आदमी हूँ, कहीं और कोई खजाना मेरा इंतजार कर रहा होगा। सैरा के रुकने पर भी वो उसे अलविदा कहकर चला जाता है। इसके बाद सैरा ने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन सबसे पहला काम जो उसने किया वो था उसी कैफे को खरीदना और उसे सबके लिए खोल देना, ब्लैक और वाइट दोनों के लिए बराबर। और यहीं पर दोस्तों ये कहानी खत्म हो जाती है।